हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल या फिर आप बोल लीजिए कमांडो की क्लास 2 को। प्रीवियस क्लास में जो फर्स्ट थी उसमें हमने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ मिक्सअप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको एक जीके की ट्रिक भी कराऊंगा। तो जो भी क्लास रहेगी उसमें एक जीके की ट्रिक जो है वो ज़रूर होगी, ताकि आपके एग्जाम में जो है वो काम आ सके। और आज इंडियन जीके के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्लास बहुत ज़रूरी होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा कांस्टेबल का बैच भी चला हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप घर बैठे पुलिस कमांडो की तैयारी कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास जो है वो चलती है रात को 9 बजे, और उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है, क्वालिटी पीडीएफ आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, और स्पेशली 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ, और सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी मिलता है। तो अभी जो है वो डिस्काउंट प्राइस चला है 999, ठीक है। और इस प्राइस में ऐसा कंटेंट आपको पूरे हिमाचल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो है वो आपको मिल रहा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जीके स्टडी ऐप पर, जाकर डाउनलोड कर सकता है या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में, ठीक है। अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जाम में पूछी ही जाती है, जब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, तो वहां पर आपकी कंट्रीज होगी, कैपिटल्स होगी, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्लास 3 का एग्जाम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो जिनका हेडक्वार्टर वियना में है, उनकी मैं एक ट्रिक आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। वियना कहां पर पड़ता है? वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो वियना से अगर आपको कोई भी आता है, तो आपको क्या याद रखनी है? एक लाइन, ठीक है। आपको ट्रिक याद रखनी है कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा के उद्योगों का विकास होता है। सिंपल सी लाइन है, अपनी लैंग्वेज में याद रखना है आपको कि जो वियना है हमारा, वियना में क्या होता है? वियना में आपको जो पेट्रोल होता है और जो परमाणु ऊर्जा होती है, ठीक है, उसके जो उद्योग होते हैं उनका विकास देखने को मिलता है। कहां पर? वियना में देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो आपको वियना याद रखना है। वियना क्यों याद रखना है? फर्स्ट की भाई ये तो प्लेस है। दूसरा आपको पेट्रोल याद रखना है। तीसरा आपको परमाणु याद रखना है। और चौथा आपको विकास याद रखना है, ठीक है। तो पहला आपको वियना याद रखना है, सेकंड पेट्रोल, थर्ड आपको परमाणु याद रखना है, और चौथा आपको विकास याद रखना है। मतलब लाइन तो आप पूरी याद रख सकते हो कि बीना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा के उद्योगों का विकास होता है। बट इसमें से जो आपको कीवर्ड, जो आपको मेजर याद रखने हैं, वो कौन से हैं? वो वियना है, पेट्रोल है, परमाणु है और विकास है। और इसके बाद इस ट्रिक को देखने के बाद आप कभी भी इनको जो है वो नहीं भूलोगे। तो इसमें पहले क्या है? पहला है आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। परमाणु के बारे में बात हुई थी, तो परमाणु से याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर आपका वियना में पड़ता है। दूसरा किससे याद रखेंगे? विकास से, कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको यूनिडो, यूएनआईडीओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विकास से, ये हो गया परमाणु से। पेट्रोल से याद रखिएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसको ओपेक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका भी कहां पर है? इसका भी आपका जो पड़ता है वो वियना में हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है। इसका भी आपका वियना में हेडक्वार्टर पड़ता है। तो इस तरीके से आप जो है वो थोड़ा याद रख सकते हैं कि वियना में जो है वो पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा के उद्योगों का विकास होता है। तो यहाँ से वियना में आपको जो है वो परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, औद्योगिक विकास संगठन, और उसके साथ साथ पेट्रोलियन, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और, कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है कि यूनिडो की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आईएईए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपको सारे जो है वो याद रखने हैं। इन सभी का हेडक्वार्टर, तीन का कहां पर पड़ता है? वियना में पड़ता है। और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ट्रिक बढ़िया लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी आगे क्लासेस आएंगी उनमें सभी में एक एक ट्रिक जो है हम स्टार्टिंग में डिस्कस जो है वो जरूर किया करेंगे, ठीक है। बाकी जो लाइव क्लासेस वगैरह चलती है हमारी, उसमें भी हम ट्रिक्स वगैरह बताते रहते हैं। बाकी कोर्स में तो आपको भरपूर खजाना मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? ठीक है, वूम डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु? क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। सिंपल से कीवर्ड, मैंने हमेशा बोला है जब भी आप जो है वो याद करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि यहां पर बात किसके बारे में बात हो रही है? तिलक के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। और उनके पॉलिटिकल गुरु के बारे में बात हो रही है। तो चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई इनमें से कौन उनके पॉलिटिकल गुरु थे, कौन किसको मानते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जो आपके क्या थे? तिलक थे, वो किसको रेफर करते थे, मतलब किसको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? वो कहते थे स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। ये चीज
आपको याद रखनी है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। कई बार इनका बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कि इनका जो बेसिक नेम था वो क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो इनका बचपन का नाम था। और इनके कौन थे गुरु? इनके थे आपके रामकृष्ण। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत जरूरी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। ठीक है जी। और इसके साथ साथ कि उनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे उनके आपके रामकृष्ण। ये हो गया आपका। बात करें अगर तिलक के बारे में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि भारतीय अशांति का जनक इनको जो है वो कहा जाता था। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता था? वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। सेकंड, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? इनका नाम जुड़ा हुआ है आपका होम रूल लीग से। ठीक है जी, होम रूल मूवमेंट बोल लीजिए, लीग बोल लीजिए। ठीक है, 1916 के आसपास फाउंडर जो थे ये उसके थे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो आपके बाल गंगाधर तिलक। इसमें वैसे एनी बेसेंट का नाम भी आता है, वो आगे कभी क्लियर करूंगा मैं आपको। और ट्रिक क्या मतलब कि और भारतीय शांति का जनक किसको कहा जाता है? वो भी आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद इनके जो है वो राजनीतिक गुरु थे। और बाकी स्वामी विवेकानंद का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और उसके अलावा इनके गुरु जो थे वो रामकृष्ण थे। बस इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ कड़गम का संस्थापक था? ठीक है, अब ये द्रविड़ कड़गम बहुत बच्चों ने पहली बार सुना होगा, बट जब सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादातर पूछ लिया जाता है। और इस बार पेपर जो है वो एचपीपीएससी करवा रहा है, तो आप ये ना बोलना कि भाई बहुत इजी पेपर आएगा और बहुत ज्यादा टफ आएगा। बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। यही मैं अपने लाइव बैच में भी बताता हूं, ठीक है, कि जब हमारी लाइव क्लासेस चलती है कि आपको हर एक चीज पढ़नी है। एचपीपीएससी के अगर आप पेपर उठाकर देखोगे 2024 के, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप एनालाइज करोगे तो कुछ भी कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। द्रविड़ कड़गम के बारे में, या कजगम भी इसको कई जगह पर जो है कजगम भी लिखा जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का जो है वो सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, सामाजिक आंदोलन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो था क्या, आंदोलन था। और जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो जाति व्यवस्था होती है आपकी, कास्ट सिस्टम जो होता है उसको खत्म करना। ठीक है, उसको क्लियर करना। इसके फाउंडर कौन थे, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, ठीक है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, पेरियार ईवी भी याद रखोगे चल जाएगा। ठीक है, रामास्वामी नायकर तो आप जब ऑप्शन में देखोगे आपको याद आ जाएगा। तो पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। ये चीज आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, अरविंदो को जो गिरफ्तार किया गया था वो अलीपुर बम कांड में किया गया था। ये बस आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, बाद में इनको छोड़ दिया गया था। बस सिंपल सा अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये लगा देना है। ठीक है, अलीपुर से रिलेशन किसका है? वो है आपका अरविंदो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं कि लास्ट जो शासक था, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का, वो कौन था? लोधी जो वंश था उसका लास्ट शासक कौन था? सिकंदर था, बहलोल लोधी था, आपका इब्राहिम लोधी था, या दौलत खान लोधी था? कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, इब्राहिम लोधी। लास्ट जो लोधी वंश का शासक था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जो था, जब आपकी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, तो उसमें जो है ये बाबर द्वारा जो है वो मारा गया था, बाबर से पराजित हुआ था और मारा भी गया था। तो ये भी अपने आप में एक स्टार पॉइंट है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर प्लस आपका इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। तो इब्राहिम लोधी उसमें जो है वो मारा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मकबरा कहां पर है? कई बार पूछ लिया जाता है मकबरा। तो इसका मकबरा है आपका पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में जो है वो इसका मकबरा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो आपकी लोधी वंश था उसकी जो है वो स्थापना किसने करी थी? तो बहलूल खान लोधी ने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। ये आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सिकंदर लोधी जो था उसने, एक नाम याद रखिएगा, आगरा। आगरा की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, आगरा की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोधी ने जो है, सिकंदर लोधी, इसने जो है वो आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, 1504 में। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने जरूरी हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये तो ही है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका इब्राहिम लोधी। बाकी सिकंदर लोधी के नाम से याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने किसकी स्थापना करी थी? आगरा की। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कब करी थी? ठीक है, 1504 में, 1504 में इसने आगरा की स्थापना इसके द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु डैश ने 1604 में भाई गुरदास की मदद से ग्रंथ साहिब का संपादन किया था, ठीक है, यानी कि ग्रंथ साहिब को एडिट किया था। कौन से गुरु थे जिन्होंने 1604 में भाई गुरदास की मदद से ग्रंथ साहिब का संपादन यानी कि एडिट किया था? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव फर्स्ट आंसर इसका सही है। ठीक है, देखिए फिफ्थ गुरु थे, ये आप याद रखना है आपको। और सिख धर्म के बोला जाता है कि पहले शहीद भी थे, पहले शहीद बोला जाता है इनको, क्योंकि इनके समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था? वो जहांगीर था, और जहांगीर के अत्याचारों के कारण जो है वो इनको इनकी डेथ हुई थी। तो जहांगीर याद रखिएगा, पहले शहीद याद रखिएगा, फिफ्थ गुरु थे। और 1604 में इन्होंने जो है वो संपादन किया था, ये भी आपको याद रखना है। किसकी मदद से किया था? गुरदास, भाई गुरदास की मदद से किया था, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा के बहुत तरीकों से बन जाते हैं, तो ये सारे आपको जो है वो याद रखने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन का संबंध किससे है? सुधार आंदोलन। ठीक है, तो याद रखिएगा, द रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप, पोप के सत्ता के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसको सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पर एबोलिश द ओल्ड कस्टम ऑफ सजदा? ठीक है, किस मुगल सम्राट ने सजदा प्रथा को समाप्त किया था? अब इस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर ऑप्शन ये आते हैं आपके पास, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका शाहजहां। कि सजदा प्रथा को अंत किसने किया था? वो किया था शाहजहां ने। बट अगर आपके पास ऑप्शन में अकबर आता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका अकबर, क्योंकि अकबर ने सबसे पहले क्या है कि सजदा प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद जब आपकी बारी आई थी शाहजहां की, ठीक है, शाहजहां ने क्या किया था? इसको आपका यहां पर रिप्लेस किया था। रिप्लेस किससे किया था? ठीक है, चादर तस्लीम से। चादर तस्लीम से, ये भी एक प्रथा थी सजदा की, उससे जो है वो रिप्लेस किया था। तो अगर ऑप्शन में आता है अकबर तो आपको अकबर लगाना है। ठीक है, जबकि बाद में जो है जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया तो उसने इसकी शुरुआत जो है वो अगेन इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो या ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसने इसको दोबारा शुरू किया था, तो वो किया था आपका औरंगजेब ने। शाहजहां ने इसको समाप्त करके रिप्लेस किया था चादर तस्लीम से, और अकबर ने इसको जो है वो एबोलिश किया था सबसे पहले। ये याद रखिएगा। अच्छा, शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो खुर्रम के नाम से जो है वो यहां पर शाहजहां को जाना जाता था। बस इतना आपको। अब देखिए, कहने को तो और भी यहां पर हम डिटेल शेयर कर सकते हैं, जैसे औरंगजेब के बारे में, बहादुर शाह के बारे में, बाबर के बारे में, बट इतना ज्यादा एक ही वीडियो में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण था? ठीक है, निष्क एक प्रकार का क्या था? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो निष्क था वो एक प्रकार का आभूषण था। ठीक है जी, आभूषण था, ऑर्नामेंट था आपका। तो वो कहां से रिलेट था? कान से रिलेटेड था, गले से रिलेटेड था, आर्म से रिलेटेड था, या रिस्ट से रिलेटेड था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेक। ठीक है, एक गले का आभूषण, कई बार यहां पर जो है वो थ्रॉट भी लिखा आ जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गले का आभूषण था, जो कि ऋग्वेदिक काल में जो है वो आपका, ऋग्वेदिक काल आर्यों को बोला जाता है, ऋग्वेदिक काल की स्थापना करी थी। ठीक है, ये सारे कुछ हम जो पुलिस का बैच है, जो पुलिस का बैच हमारा चल रहा है उसमें ऑलरेडी लाइव क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, तो ये आर्यों के द्वारा जो काल की स्थापना करी थी उसको ऋग्वेदिक काल, ठीक है जी, बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कविराज की उपाधि किसे प्राप्त थी? कौन से ऑप्शन में जो बंदे दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कविराज की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी? फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। अच्छा, समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा वादक थे, यानी कि वीणा बजाते थे, कविताओं से उनको प्यार बहुत था। ठीक है, इसलिए उनको कविराज बोला जाता था, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में कि भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को बोला जाता था, और ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। एक और याद रखिएगा, नाम है आपका कुमारगुप्त। ठीक है, यहीं पर लिखा गया है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का संबंध है आपका नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय न्यूज में भी था। ठीक है जी, तो इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी? वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीणा से इनका जो है वो रिलेशन था, और कविराज की इनको जो है वो उपाधि मिली थी। ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसकी स्टेटमेंट थी, किसका नारा था? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, जिन्होंने भी सोचा होगा, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, कौन सा? कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा दिया गया था? ठीक है, करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था?
ये आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा कोई नारा दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। सरदार पटेल के द्वारा दिया गया था कोई? बिल्कुल दिया गया था। एक तो दिया गया था कर मत दो, कि भाई आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। दूसरा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये आपके सरदार पटेल के द्वारा। तो भाई स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन गो बैक, और सरदार पटेल जी के द्वारा करो कर मत दो या एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तेज हवा के कारण बनने वाले रेत के टीले को क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रेत के टीले इस टाइप के जो आपको इमेज में देख रहे हो, जब आप तेज हवा चलती है तो उसके कारण जो है वो रेत के टीले ज्यादातर जो आपका मरुस्थलीय इलाका होता है वहां पर बनते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? सीधा सीधा याद रखिएगा, ड्यून कहा जाता है। बालू का टीला या रेत का टीला जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ये कहा जाता है। बट ये बालू का टीला आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा, ऑप्शन में आपको ड्यून ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतने भी बिल्कुल अच्छे से वो नहीं देंगे। तो ड्यून आपको जो है वो याद रखना है। रेत का जो टीला होता है जो हवाओं के कारण बनता है उसको ड्यून कहा जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और ज्योग्राफी में कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, जब पुलिस का पेपर पहले डिपार्टमेंट लेता था फिर तो चांसेस कम थे, बट अब एचपीपीएससी ले रहा है, कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। मोरैन कहां पर बनता है? ठीक है, मोरैन कहां पर बनता है, ठीक है, होता क्या है मोरैन, ये बताइए, ठीक है। तो मोरैन बनता है आपका ग्लेशियल रीजन में, ठीक है, मतलब हिमानी क्षेत्र में। जब क्या होता है कि मान लीजिए ग्लेशियर है और वो जब पिघलते हैं, ठीक है, जब ग्लेशियर होते हैं, आप पिघलते हैं तो अपने साथ वो जो क्या है स्टोन्स लेकर आते हैं, यानी कि पत्थर लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं, ठीक है, और बर्फ के साथ ही, ठीक है। और जब बर्फ पिघल जाती है तो वो सारी चीजें वहां पर रह जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका मारेन कहा जाता है या मोरैन कहा जाता है। समझ गए कि भाई ग्लेशियर आपका वहां से आइस पिघली, तो आइस पिघल के सिंपल आइस तो पिघलेगी नहीं, बीच में जो पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, ठीक है, जो भी पत्थर वगैरह पड़े होंगे सारे उसके साथ पिघल कर आएंगे। तो जब आएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बर्फ सारी पिघल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वही सारी चीजें जो है वो वहां पर बच जाएगी, जिसको कहा जाता है आपका मोरैन। तो ये आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जियोमॉर्फिक पेयर्स जो है वो करेक्ट नहीं है? नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। गर्त हिमनद, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। कोरल ओसिन, ठीक है, प्रवाला और समुद्र से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। डेल्टा रिवर के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। पोर्स एयर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए पोर्स जो होते हैं, ठीक है, छिद्र जो होते हैं, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध सॉइल से है, ठीक है। पोर्स जनरली आपको सॉइल्स में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो है वो मिट्टी में आपका पानी वगैरह जो है वो जाता है, ठीक है जी, अर्थ सरफेस के अंदर जाता है लिक्विड। तो ये पोर्स का रिलेशन किससे? सॉइल से। बाकी सभी जो है वो सही है, तो डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है द एरिया मार्क्ड बाय इंटरनल ड्रेनेज, ठीक है, इंटरनल ड्रेनेज जो आंतरिक जल निकासी होती है, उस वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? तो उस वाले क्षेत्र को जाना जाता है आपका डेजर्ट के नाम से, रेगिस्तान के नाम से। बस डायरेक्टली याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द हेडलैंड इन सी इज कॉल्ड, ठीक है, जो समुद्र के मुख्य स्थल मंडल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका पेनिनसुला, प्रायद्वीप, ठीक है जी। जैसे पेनिनसुला जनरली एक और डेफिनेशन भी आती है इसकी, एक और, कि जो लैंड, जो आपकी लैंड है, जब आपकी तीन साइड से, मान लीजिए ये आपने इंडिया का देखा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, जो ऑप्शन है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों साइड से जो है वो समुद्र से घिरा होता है। तो इस जो आपकी ये वाला एरिया, मतलब ये जो आपकी लैंड होती है, इसको आपका पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इंडिया भी एक इंडियन पेनिनसुला के अंडर जो है वो आता है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो रेड आपकी सॉइल होती है वो कौन से एरिया में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। तो क्या पूर्वी एरिया में इस साइड ही पाई जाती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। केवल दक्षिणी क्षेत्र में, कि भाई बिल्कुल नीचे ही पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी दक्कन पठार में, कि भाई ये दक्षिणी और पूर्वी ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस वाले में पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक है। ये वाला एरिया जो होता है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, पूरा ये वाला जो एरिया होता है इसमें पाई जाती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके जनरली? इसमें आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, ठीक है, प्लस आपको देखने को मिलेगा साउथर्न जो कर्नाटक का हिस्सा है, ठीक है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ एमपी के पार्ट देखने को मिलेंगे, कुछ ओडिशा के पार्ट देखने को मिलेंगे, कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे एरियाज में जो है वो आपको लाल मिट्टी आमतौर पर देखने को जो है वो यहां पर मिलेगी।
नेक्स्ट है आपके, भारत में प्रमुख तांबे के भंडार जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो डायरेक्टली याद रखिएगा, हजारीबाग और सिंहभूम जो कि बिहार में पड़ते हैं, यहां पर आपको प्रमुख तांबे के भंडार जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कॉपर डिपॉजिट होते हैं, सिंपल सा। नेक्स्ट है आपका, सलाल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, परियोजना भी पूछा जा सकता है, डैम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो इसका याद रखिएगा आंसर चिनाब। ठीक है, सलाल परियोजना है कहां पर? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी जो है वो सलाल परियोजना या सालाल परियोजना जो है वो पड़ती है। और भी परियोजना यहां से एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे बगलीहार बांध। ठीक है, बगलीहार बांध या बगलीहार परियोजना। ठीक है, बगलीहार डैम बोल देता हूं मैं, बगलीहार डैम। ठीक है, ये भी आपका चिनाब नदी पर जो है वो बना हुआ है। उसके अलावा आपका जो है वो दुलहस्ती बांध है, दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती डैम, ये आपका जो है वो चिनाब रिवर पर बना हुआ है। दोनों ही चिनाब पर है। और एक और मैंने आपको बता दिया, सलाल डैम भी बोल सकते हैं, सलाल परियोजना भी बोल सकते हैं। एक नीमू बाजगो डैम है, नीमू बाजगो डैम, नीमू बाजगो डैम, ये कौन सी नदी पर है? सारे जम्मू कश्मीर में। ये आपकी सिंधु नदी पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तीनों याद रखिएगा। चौथा आपको जो है वो सलाल परियोजना भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का एकमात्र क्षेत्र जहां सोना मिलता है और लोहा भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो कौन सा है? कि एकमात्र एरिया, एक ओनली जोन है, वो कौन सा जोन है जहां पर आपको गोल्ड भी मिलेगा और इसके साथ साथ आयरन भी जो है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा? तो वो है आपका साउथर्न जोन, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये डायरेक्टली याद रखिएगा, दक्षिणी क्षेत्र। अब आपको पता होगा दक्षिण में कौन कौन सी एरिया जो है वो कवर होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल कहां पर दर्ज की जाती है? ठीक है, तो मानसीराम या मोसिन राम मेघालय में जो है, मासिन राम बोलते हैं वैसे। ठीक है, मेघालय में जो है वो दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीय नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल सभी पढ़ने पड़ेंगे, एक ना एक आधा जरूर टपकेगा। तो कौन क्या करता है? वो कानून के समान संरक्षण करता है, कानून के समक्ष समानता देता है। ठीक है, क्या चीज इनमें से जो है वो आपको प्रोवाइड करता है? एक चीज याद रखिए, पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, जो जो तो बैच के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हम देखेंगे। बट जो बैच के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है कि जो आपके आर्टिकल्स वगैरह होंगे और जो आपके मतलब वो होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, वो तो जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 14 जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस याद रखिएगा, आर्टिकल 14 लॉ से रिलेटेड है। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है? ठीक है, किसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में है, इनमें से बताना है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में है, बट इंडिया इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अब आपको बताना है, इजराइल हो गया, यूके हो गया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, किसका जो है वो रिटन में है? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए का जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान है। इसके अलावा भी किसी का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इंडिया का है। इसके अलावा नाम आता है आपका फ्रांस का। ठीक है जी, फिर नाम आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का, फिर नाम आता है आपका डेनमार्क का, उसके बाद नाम आता है आपका न्यूजीलैंड का। ठीक है, और उसके बाद नाम आता है आपका ब्राजील का। तो इनके सभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न में लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यूएसए मेंशन किया जाए, इसकी जगह आपका डेनमार्क भी मेंशन किया जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या सूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? ठीक है, कौन से आर्टिकल या फिर शेड्यूल जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डील करता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, 6th शेड्यूल जो है, छठी अनुसूची, किससे रिलेटेड है? आपका जिला परिषदों से रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होगी? कि जो भी आपकी सीट्स होती हैं, ठीक है, वो रिजर्व होंगी किसके बेस पे? शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के बेस पे। ये कौन सा आर्टिकल आपको जो है वो प्रोवाइड करवाता है? तो ये करवाता है 243D। ठीक है, 243D में ये आपको देखने को मिलता है। तो 243D आपको याद रखना है। ठीक है, 243 पंचायतों से रिलेटेड है, 243D के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, गोपनीयता का अधिकार, या फिर आप बोल सकते हैं निज प्राइवेसी का अधिकार। ठीक है, वो किसके
तहत आता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 21। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। और जो मैंने ट्रिक आपको स्टार्टिंग में करवाई थी वो भी आपको समझ आई होगी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसको याद नहीं होगी, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो है वो ये पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और ट्रिक ये थी आपकी, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बैच जो भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफ चला हुआ है, ठीक है। और लाइव क्लास डेली जो है वो लगती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।